हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है धीरज और आज हम डिस्कस करने वाले सॉम की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड फार्मूलेज। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है वो डीपली नहीं है और मैंने आर एस खुरमी के गुप्ता के बुक से मैंने ये पॉइंट्स निकाले हैं ओनली एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, हमारे पास टाइम भी अभी कम है और हम डीपली नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो देखो कि हम जो भी कुछ ऑल सब्जेक्ट के हम ट्यूटोरियल में डीपली लेंगे। ठीक है, और वो हमारी प्रिपरेशन रहेगी पीडब्ल्यूडी एंड एसएससी जेई के लिए। ठीक है, और आपकी अभी एग्ज़ाम है 30 और 31 को आपकी एग्ज़ाम है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की। तो ठीक है, तो सभी के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आप एक काम कीजिए कि आर एस खुरमी की जो बुक है वही आप पढ़ें और आपके पास पॉलिटेक्निक की जो बुक होंगे तो आप उसमें से डेफिनेशन कुछ वैल्यूज़ है तो आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो कि पहला जो स्ट्रेस का जो फार्मूला है ये काफ़ी बार पूछा गया था कि स्ट्रेस यानी क्या होता है कि लोड अपॉन एरिया। ठीक है, तो लोड अपॉन एरिया दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रेस। इसका जो यूनिट होता है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल हम क्या करते हैं कि 1 × 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम mm स्क्वायर में लिखेंगे तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखो कि 1 गीगा पास्कल यानी होता है 1 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, आप इसे ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, स्ट्रेस का फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी को पता है कि लोड अपॉन एरिया। देन स्ट्रेन यानी क्या होता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रेन। ठीक है, और स्ट्रेन को कोई भी यूनिट नहीं रहता। ठीक है, देन है थर्ड है आपका यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। इसको हम मेंशन करते हैं कैपिटल ई से। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पे दिया है कि द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, जब हम स्ट्रेस इक्वल्स टू ई लेंगे, इट इज द कांस्टेंट एंड ई। ठीक है, दैट इज द स्ट्रेन। जब हम ई को बाहर लेंगे तो ई नीचे चला जाएगा और स्ट्रेस ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका फार्मूला बन जाता है स्ट्रेस टू दी स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फार्मूला होगा यंग्स मॉडुलस के लिए, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हम इसको बोलते हैं। इसके लिए फार्मूला बनेगा स्ट्रेस, इट इज द रेशो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस। ठीक है, और इसको हम इससे भी मेंशन करते हैं कि ये इक्वल्स टू पी इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। देन आपका नेक्स्ट फार्मूला आपका शेयर मॉडुलस। ठीक है, तो शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी हम इसको सी से मेंशन करते हैं। ठीक है, तो देखो कि टाउ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई। ठीक है, देन हम टी इक्वल्स टू इसको सी लेंगे, सी इज द कांस्टेंट एंड फाई, एंड सी को हम जब बाहर निकालेंगे तो फाई नीचे चला जाएगा और टाउ ऊपर आ जाएगा, तो टाउ बाय फाई दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, देन है स्ट्रेस। जो स्ट्रेस इन अ बार ड्यू टू द इट्स ओवन वेट, जो स्ट्रेस आता है बार में तो उसके ओवन वेट्स से तो जो टोटल इलांगेशन इसका बनता है वो बनता है WL²/2E। ठीक है, WL²/2E। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द टोटल इलांगेशन ऑफ द बार। ठीक है, जो स्ट्रेस आता है बार के ऊपर ड्यू टू इट्स ओवन वेट, तो इसका जो इलांगेशन होता है उसके लिए जो फार्मूला है वो होता है WL²/2E, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्ट्रेस इन अ बार ऑफ यूनिफॉर्मली टेम्परिंग सर्कुलर सेक्शन। जो स्ट्रेस होता है बार में ऑफ यूनिफॉर्मली टेम्परिंग सेक्शन के लिए जो फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू 4p स्मॉल l डिवाइडेड बाय 5e_d1 into d2। ठीक है, यहाँ पे d इज द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट सेक्शन एंड डायमीटर 2 इज द सेकंड सेक्शन एंड इज द लेंथ ऑफ द बार। ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ द बार आपको दिया है, एंड ई क्या होगा आपका मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। ठीक है, ई यानी होगा मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, सी यानी होगा आपका मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी। ठीक है, देन हम नेक्स्ट देखेंगे। देन यहाँ पे देखो कि आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉइजन रेशियो यानी क्या होता है। देखो कि मोस्ट प्रोबेबली
एग्जाम में पूछा गया है कि पॉइजन रेशियो यानी क्या होता है, कि पॉइजन रेशियो यानी होता है कि लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पॉइजन रेशियो, ठीक है। आगे आपको ध्यान में पॉइजन रेशियो यानी क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ द लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। देन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। देन व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। हम उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देन नेक्स्ट है हमारा बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो देखो कि बल्क मॉडुलस आपको पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। देखो कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस, जब बॉडी के ऊपर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट करते हैं, उस पर आते हैं ऑफ इक्वल इंटेंसिटी के, उसका जो इंटेंसिटी होता है उसका वो इक्वल होता है, जैसे कि 10 न्यूटन 10 20 न्यूटन, यानी सेम फोर्सेस में लगते हैं, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस उसमें लगते हैं, किसके ऊपर लगते हैं, बॉडी के ऊपर लगते हैं। द रेशियो ऑफ द डायरेक्ट स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो उसका जो रेशियो यानी डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसको हम बोलेंगे बल्क मॉडुलस, इसको हम बोलेंगे बल्क मॉडुलस, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बल्क मॉडुलस, इसको हम के से क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन द बल्क मॉडुलस एंड यंग्स मॉडुलस, ठीक है। अभी हमने बताया कि बल्क मॉडुलस को हम के से मेंशन करते हैं, और जो यंग्स मॉडुलस है, ठीक है, तो इसका जो रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा कि k इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू कैपिटल E 3m-2, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द बल्क मॉडुलस एंड यंग्स मॉडुलस, ठीक है। आपको कभी कभी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द बल्क मॉडुलस एंड यंग्स मॉडुलस, ठीक है, तो आपको ये बताना है। देन आपका सेकंड भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द रिलेशन बिटवीन द मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, हम इसको E से मेंशन करते हैं, एंड मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी इसको हम C से मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, C इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय 2m+1, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो कि आपको ये दोनों भी रिलेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +1 है, ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिए, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ठीक है। देन है आपका नेक्स्ट रिलेशन है कि रिलेशन बिटवीन द ई सी के, ठीक है, ई सी के का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ई यानी होगा आपका मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, एंड सी होगा आपका मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी, एंड के होगा आपका मॉडुलस बल्क मॉडुलस, ठीक है। हाँ, बल्क मॉडुलस आपका होगा आपका के, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा आपका G इंटू के इंटू सी डिवाइडेड बाय 3k+c, दिस इज द रिलेशन ऑफ द ई सी के का रिलेशन होगा ये, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। देन हम नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देखो कि कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन। तो आपको देखो कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ पे बहुत ही सिंपल है डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन, जो भी हम सम करते हैं ऑल फोर्सेस की उसको हम बोलते हैं शियर फोर्सेस, और बेंडिंग मोमेंट में क्या करते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ऑन अदर साइड ऑफ द सेक्शन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट में हम क्या करते हैं कि ऑल मोमेंट्स का हम समेशन करते हैं, और शियर फोर्स में हम ऑल फोर्सेस का क्या करते हैं, समेशन करते हैं, उसको हम बोलेंगे शियर फोर्स एंड द बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। देन आपको देखो कि यहाँ पे ऐसी कुछ कंडीशंस यहाँ पे दी है, तो आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पूछा जा सकता है, और ये कन्फर्मली पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। वो SSC में हो, PWD में हो, कोई भी एग्जाम में हो, ये आती ही है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या इसके क्या बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम के एक एंड में लोड लगा है, तो इसके लिए जो शियर फोर्स बनेगी वो बनेगा आपका W, ठीक है, क्योंकि एक ही लोड यहाँ पे दिया है। देन यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी वो ऐसी ट्रायंगुलर बनेगी, और इसका जो बेंडिंग मोमेंट बनेगा वो बनेगा आपका W × L, ठीक है। W × L इज द बेंडिंग मोमेंट। देन
देन यहाँ पे इस कंडीशन में आपको दिया है कि एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर क्या है, यूडीएल है, ठीक है, ओवरऑल यूडीएल यहाँ पे दिया है। तो आपके लिए जो शेयर फोर्स डायग्राम जो बनेगी वो बनेगी आपकी W/L, और बेंडिंग मोमेंट बनेगा आपका WL²/2, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। देन है आपका कैंटिलीवर बीम है विथ ग्रेजुअल वेरिंग लोड, ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुअली वेरिंग लोड है, तो इसके लिए जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो बनेगा आपका WL²/2 बनेगा, और यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो यहाँ पे बनेगा WL²/6। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, देखो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि ऐसा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर सेंटर में क्या कर रहा है, एक ऐसा एक लोड है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट बनेगा WL/4, ठीक है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। और यहाँ पे जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगी वो बनेगी ऐसी, और W/2, ठीक है। तो आपको कभी कभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप भी पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देन सिंपली सपोर्टेड बीम पर लोड जो आ रहा है वो मिड पे नहीं है, अलग, यानी यहाँ पे ए डिस्टेंस, यहाँ पे बी डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम वो बनेगा WAB/L, ठीक है, WAB/L इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, और शियर फोर्स का बनेगा आपका WB/L, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। देन आपका है कि नेक्स्ट है कि ऐसा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ओवर ऑल द बीम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो बेंडिंग मोमेंट का जो फार्मूला पता होना चाहिए वो होता है आपका WL²/8, ठीक है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, WL²/8, और यहाँ पे जो आपका शेयर फोर्स बनेगा वो बनेगा आपका WL/2, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे देखो कि द सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ट्रायंगुलर लोड वेरिंग, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगुलर लोड आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम द एरिया ऑफ फ्रॉम द 0 एट बोथ द एंड्स, ठीक है, 0 एट द बोथ एंड्स पे क्या है, 0 0 है, ठीक है, तो पर मीटर एट द सेंटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है आपका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा WL²/12, ठीक है, पैराबोलिक है, ठीक है, WL²/12, ठीक है, और यहाँ पे जो शेयर फोर्स बनेगा यहाँ पे बनेगा WL/4। देन यहाँ पे दिया है कि द सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट वन एंड पर क्या है 0 है, एंड अदर एंड पर क्या है आपका W है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा आपका 0.064 W/L² बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो शेयर फोर्स का जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा WL/3, ठीक है। आपको ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, देखो कि कभी कभी पूछा जाता है कि जो बेंडिंग मोमेंट होता है इज ए मैक्सिमम एट अ पॉइंट वेयर द शियर फोर्स क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है एट अ पॉइंट, उस पॉइंट पे जो शियर फोर्स होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। द बेंडिंग मोमेंट इज अ मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स डायग्राम चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और वाइस वर्सा, ठीक है। यानी बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मैक्सिमम होता है, जहाँ पे शियर फोर्स की डायग्राम जो होती है वो चेंज हो जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और वहाँ पे जो पॉइंट मिलता है हमको, वो मिलता है हमको 0 पॉइंट मिलता है, ठीक है। देन एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्सर, देखो कि बहुत बार ये पूछी गई है डेफिनेशन की पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्सर यानी क्या होता है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्सर हमने आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कि द पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन और 0 इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्सर। जहाँ पे ऐसा पॉइंट मिलता है वेयर द बेंडिंग मोमेंट, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट चेंजेस होता है साइन और वहाँ पे क्या होता है 0 आ जाता है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्सर, ठीक है। ये होगा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्सर, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाता है पॉइंट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्सर। देन अजम्पशन, देखो कि अभी हमने 23/6/2018 का जो पेपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उस पेपर में अजम्पशन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ये अजम्पशन भी पता होनी चाहिए कि कौन कौन से अजम्पशन होते हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है थ्योरी ऑफ बेंडिंग के, उसको हम बोलते हैं सिंपल ऑफ द बेंडिंग, ठीक है। द मटेरियल ऑफ द बीम
इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। जो मटेरियल होते हैं वो होते हैं होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल होते हैं। द बीम मटेरियल स्ट्रेस विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट एंड दस ओबेज द हुक्स लॉ। जब हम मटेरियल को स्ट्रेस करते हैं वो स्ट्रेस होनी चाहिए विद इन द इलास्टिक लिमिट और वो फॉलो करना चाहिए ओबेज द हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ यानी क्या होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हुक्स लॉ बट विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। ये आपको सेंटेंस लगाना है कि क्या लगाना है, विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हुक्स लॉ। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो कि नेक्स्ट आपका अजम्पशन यहाँ पे है कि द ट्रांसवर्स सेक्शन विच आर प्लेन्स बिफोर द बेंडिंग। जो ट्रांसवर्स का जो सेक्शन होता है वो विच प्लेन्स रहता है बिफोर द बेंडिंग एंड रिमेन प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। जो बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग वो क्या रहता है, प्लेन ही रहता है, उसको हम बोलेंगे नेक्स्ट अजम्पशन। ठीक है, ये आपका होगा नेक्स्ट अजम्पशन। देन ईच लेयर ऑफ द बीम, ठीक है, ईच लेयर ऑफ द बीम इज फ्री टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेयर अबोव द और बिलो इट। ठीक है, जो ईच लेयर होते हैं बीम के वो फ्री टू एक्सपांड हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं वो कभी कभी इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेयर, ठीक है, अबोव और बिलो इट। ठीक है, देन है आपका द वैल्यू ऑफ द यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ बीम इज सेम इन टेंशन एंड कॉम्प्रेशन। जो वैल्यू होती है यंग्स मॉडुलस की फॉर मटेरियल के लिए बीम का, तो वो सेम रहती है सॉरी टेंशन में एंड कॉम्प्रेशन में। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है आपके, ये आपको अजम्पशन पूरे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका बेंडिंग इक्वेशन फॉर बीम्स इन सिंपल बेंडिंग। ठीक है, जो बेंडिंग इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बेंडिंग इक्वेशन है। ठीक है, कैपिटल M बाय I इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय Y इक्वल्स टू E बाय कैपिटल R। ठीक है, M को बोलेंगे हम बेंडिंग मोमेंट, I को बोलेंगे हम मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे, स्ट्रेस को बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस, एंड Y इज द डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और देन है E इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द बेंडिंग। ठीक है, तो बेंडिंग इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। क्या होगा आपका बेंडिंग इक्वेशन, कैपिटल M बाय कैपिटल I इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय कैपिटल Y इक्वल्स टू E बाय कैपिटल R। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, आगे ये ध्यान में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, और यहाँ पे R क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ दी कर्वेचर होगा। ठीक है, तो देखो कि नेक्स्ट आपका कि फ्लिज बीम। ठीक है, तो फ्लिज बीम यानी क्या होता है और कंपोजिट बीम यानी क्या होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। कि देखो कि इसमें इसकी जो डेफिनेशन ये क्या है कि क्या बोलती है इसकी डेफिनेशन, ए बीम मेड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट मटेरियल। ऐसा बीम जो बनता है दो और ज़्यादा के मटेरियल, दो और ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल से और जॉइन टूगेदर इन अ सच अ मैनर। वो क्या होते, जॉइन होते ऐसे मैनर से वो जॉइन होते हैं कि दैट दे बिहेव लाइक अ यूनिट पीस। इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट बीम। एंड ये जो बीम होता है वो बनता है 2 और डिफरेंट मोर डिफरेंट मटेरियल से। वो क्या होता है, जॉइन भी हो जाता है और वो जॉइन होने के बाद एक ऐसा बिहेव करता है, यानी ऐसा वो एक ऐसे कॉम्प्लेक्स मटेरियल क्या होता है वो दिखता है, यानी एक कंपोजिट एक मटेरियल दिखता है, एक ऐसा एक मटेरियल दिखता है, उसको हम बोलेंगे फ्लिच बीम। ठीक है, फ्लिच बीम यहाँ पे दिया है कि ए बना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ। ए बना है फर्स्ट मटेरियल से, देन ए बना है सेकंड मटेरियल से। ठीक है, तो ये आपको एक ऐसे कंप्लीट आपको एक सेक्शन, एक ऐसे कॉम्प्लेक्स मटेरियल आपको दिख रहा होगा, उसको हम बोलेंगे फ्लिच बीम, उसको बोलेंगे हम कंपोजिट बीम। ठीक है, नाम में इसका मीनिंग छुपा है कंपोजिट, यानी वन मटेरियल मिक्स विथ अनदर मटेरियल। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट शियर स्ट्रेसेस इन बीम। ठीक है, शियर स्ट्रेसेस इन बीम आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको एक रेक्टेंगुलर का क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका 1 मिनट, हाँ, ये हो गया आपका एक रेक्टेंगुलर का क्रॉस सेक्शन। इसका विड्थ यहाँ पे दिया है B और इसका हाइट दिया है आपको H। ठीक है, तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस की जो डायग्राम बनेगी यहाँ पे ऐसी बनेगी और यहाँ पे जो टाउ मैक्सिमम रहेगा वो यहाँ पे रहेगा आपका रहने वाला है 1.5 टाउ एवरेज। ठीक है, इसको बोलेंगे एवरेज शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये एवरेज शियर स्ट्रेस यानी लोड अपॉन एरिया होता है। ठीक है, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको इसको
ध्यान में रखना है, ठीक है। टाउ मैक्स क्या होता है, यहाँ पे जब रेक्टेंगुलर का क्रॉस सेक्शन होता है तो 1.5 इंटू टाउ एवरेज होता है, ठीक है। और टाउ एवरेज शियर स्ट्रेस यानी क्या होता है, लोड अपॉन एरिया होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि द मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस इन अ बीम ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है बीम में ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो आपको यहाँ पे पता नहीं होता है कि इसका जो डायमीटर होता है वो स्मॉल डी, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की डायग्राम बनेगी ऐसी बनेगी। और यहाँ पे जो टाउ मैक्सिमम रहने वाला है आपका, वो रहने वाला आपका 4/3 टाउ एवरेज, ठीक है। 4/3 टाउ एवरेज, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपको दोनों ही पता होने चाहिए, रेक्टेंगुलर के लिए और सर्कुलर के लिए, ठीक है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो कि डिफ्लेक्शन इन बीम, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन इन बीम होता है, ये आपको पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि ऐसा एक बीम है आपका, सपोज कि सिंपल सपोर्ट का बीम है, तो उसके लिए डिफ्लेक्शन क्या होने वाला है, कैंटिलीवर का बीम है उसके लिए डिफ्लेक्शन क्या होने वाला है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि एक जनरल इक्वेशन यहाँ पे दिया है कि m इक्वल्स टू E/I d स्क्वायर इंटू वाई एंड डी एक्स स्क्वायर, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन, ठीक है। यम होता है आपका, कैपिटल यम होता है आपका बेंडिंग मोमेंट, और कैपिटल ई होता है आपका एंग्स मॉडुलस, एंड आई होता है आपका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, ठीक है। EI होता है आपका प्रोडक्ट, जब हम करते हैं उसको बोलते हैं फ्लेक्सरल रिजिडिटी, ठीक है। EI का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सरल रिजिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट कंडीशन आपको दिखा देते हैं, ठीक है, कि डिफ्लेक्शन क्या क्या होने वाला है, इस द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपली सपोर्टेड बीम है और आप पे लोड आ रहा है आपके मिड पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होने वाला है, तो वो डिफ्लेक्शन कैसा होगा, YC इक्वल्स टू WL3/48 EI, ठीक है। क्या होने वाला आपका, कैपिटल W इंटू L3/48 EI, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। देन है आपका सिंपली सपोर्टेड का बीम है और अनदर लेंथ पर आपका ये लोड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए दिया है और यहाँ पे दिया है बी, तो यहाँ पे जो आपका डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला बनने वाला है वो बनने वाला आपका WL² इंटू B²/3EI इंटू स्मॉल l, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका कि ऐसा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके स्पैन पे ओवरऑल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है, तो इसके लिए आपका जो डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला बनने वाला है वो बनने वाला आपका 5 इंटू W इंटू L3/384 EI, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 5WL⁴/384 EI, ठीक है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। देन देखो कि यहाँ पे एक पॉइंट पे 0 है और यहाँ पे W है, लोड है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली ग्रेजुएट लोड आ रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होने वाला है आपका, तो वो कितना रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 0.00652 WL⁴/EI, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, देखो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछे जाते हैं डिफ्लेक्शन, ठीक है। देन है आपका कैंटिलीवर बीम है और लोड लगा है एट द एंड ऑफ द बीम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन होने वाला है WL3/3EI, ठीक है। EI यानी फ्लेक्सरल रिजिडिटी होता है। देन है कैंटिलीवर बीम है और ओवरऑल दी यूडियल यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे आपका जो डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला बनने वाला है वो बनने वाला है आपका WL⁴/8 EI और WL3/8 EI, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। देन है आपका, यहाँ पे देखो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंटिलीवर का बीम है, आधे पोर्शन पर यूडियल लगा है और आधा पोर्शन जो है वो क्या है, कोई भी लोड वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनने वाला आपका वो बनने वाला है WL⁴/8 EI और ये बनने वाला आपका C का, यानी डिफ्लेक्शन इन C में सेंटर में, और जो डिफ्लेक्शन इन N में जो होने वाला है वो बनेगा आपका 7WL⁴/384 EI, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो बीम है यहाँ पे फिक्स लगा है
और यहाँ पे इस वन एंड पर 0 है और यहाँ पे आपका लोडिंग दिया है। तो यहाँ पे जो आपका ये बनेगा यानी डिफ्लेक्शन जो बनेगा आपका वो बनेगा आपका WL⁴/30 EI, ठीक है, 30 EI बनने वाला है आपका, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला बनेगा, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे बी है, ठीक है, ये वाला बी है, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट बी है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फिक्स बीम है, दोनों साइड से क्या है ये बीम फिक्स है, और यहाँ पे जो सेंटर में है आपका सी और वहाँ पे है आपका डब्ल्यू, ठीक है, लोड है। तो यहाँ पे आपका जो डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला बनने वाला है वो बनने वाला आपका WA⁵ × B⁵/3EI × L3, ठीक है। देन है आपका दोनों एंड में बी में फिक्स है और यहाँ पे ओवरऑल यूडीएल यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आपका बेंडिंग मोमेंट का जो फार्मूला बनेगा, मैक्सिमम यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा वो बनेगा आपका WL⁴/384EI एंड WL3/384EI। आपको दोनों भी कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि शियर स्ट्रेस इन शाफ्ट। देखो कि आपको आपको एक टॉर्शन का इक्वेशन आपको ध्यान में रहना चाहिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो कि शियर स्ट्रेस इन शाफ्ट क्या होगा, शियर स्ट्रेस इन शाफ्ट क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि τ/r T/J C/φ × L, ठीक है। ये जो फार्मूला है ये आपका टॉर्शन इक्वेशन का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि टाउ यानी क्या होता है कि टाउ यानी होता है आपका टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉरी टाउ यानी क्या होता है कि टाउ यानी होता है कि शियर स्ट्रेस जो होता है इंड्यूस होता है एट द आउटर सरफेस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है, और इसको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। देन है आपका कैपिटल R, तो हम कैपिटल R को मेंशन करते हैं रेडियस ऑफ द शाफ्ट, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द शाफ्ट बोलते हैं, और T को हम बोलते हैं टॉर्क, इसको हम बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। और जो C होता है आपका उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी फॉर द शाफ्ट मटेरियल, एंड स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट एंड φ इज द एंगल ऑफ द ट्विस्ट इन रेडियस ऑफ ऑन अ लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे आपका J होगा आपका पोलर मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, ठीक है। बस आपको इतना ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है शियर स्ट्रेस इन शाफ्ट का, ठीक है। देन देखो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पूछे जाने वाला एंड कंडीशन, ठीक है, आपको ये रटना ही है, ठीक है, कि एंड कंडीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कि एंड कंडीशन क्या कि बोथ एंड्स हिंज, जब दोनों भी एंड क्या होते हैं हिंज होते हैं तो एल उसका जो होता है वो होता है स्मॉल एल, ठीक है। देन वन एंड फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री, तो यहाँ पे आपका बनेगा L = 2 × L। देन बोथ एंड इज फिक्स, जब दोनों एंड क्या रहेंगे फिक्स रहेंगे तो L = स्मॉल l/2, ठीक है। जब दोनों भी एंड फिक्स रहेंगे तो बनेगा आपका L/2। देन वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज हिंज, जब वन एंड फिक्स रहेगा और अदर एंड हिंज रहेगा तब कैपिटल L = L/√2 बनेगा। इस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कंडीशन, ठीक है, आपको ये याद में रखना है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एंड कंडीशन। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, देखो कि नेक्स्ट है आपका स्लेंडरनेस रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्लेंडरनेस रेशो का फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है कि स्लेंडरनेस रेशो यानी क्या होता है कि स्मॉल l/k, ठीक है, स्मॉल l/k दिस इज द स्लेंडरनेस रेशो। और स्लेंडरनेस रेशो को हम देखो कि स्लेंडरनेस रेशो इज़ ग्रेटर दैन 80 होता है, जब स्लेंडरनेस रेशो इज़ ग्रेटर दैन 80 होता है देन वो होता है आपका लॉन्ग कॉलम, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, ये होता है आपका लॉन्ग कॉलम। और जब स्लेंडरनेस रेशो इज़ लेस देन 80 होता है वो होता है आपका शॉर्ट कॉलम, ठीक है, आ गए ध्यान में। देन है आपका यूलर्स फार्मूला। देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको यूलर्स फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि यूलर्स फार्मूला होता है आपका P = π² E × A/L × k², ठीक है, L/k²। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि यूलर्स का फार्मूला, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P इक्वल्स टू जब पाई को ई आई होगा यल स्क्वायर, आई को हम ए इंटू के स्क्वायर लेते हैं, देन हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फार्मूला ए बन जाएगा। ठीक है, देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि देखो कि यूलर्स फार्मूला होल्ड्स गुड ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम। ठीक है, जो यूलर्स फार्मूला होता है ओनली फॉर द लॉन्ग कॉलम के लिए होता है, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओनली लॉन्ग कॉलम के लिए। देन रैंकाइन फार्मूला फॉर कॉलम। ठीक है, यहाँ पे देखो कि एक रैंकाइन फार्मूला आपको दिया है फॉर कॉलम के लिए। रैंकाइन फार्मूला फॉर क्रिपलिंग लोड यहाँ पे दिया है कि P इक्वल्स टू स्ट्रेस C इंटू ए बाय 1 प्लस ए बाय इन ब्रैकेट कैपिटल L इंटू के का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है रैंकाइंस कांस्टेंट, सॉरी ए इज़ द इक्विवेलेंट, then A is the cross sectional area of the column and K is the least radius of the gyration। ठीक है, दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला रैंकाइन का फार्मूला है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, देखो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि शियर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द माइल्ड स्टील अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जब टेंसाइल टेस्ट होता है तो वहाँ पे एक ऐसे स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम बन जाता है और आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। कभी कभी डायग्राम दी जाती है और आपको पॉइंट्स पूछा जाता है कि ये पॉइंट ए पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या है, सी और डी और ई पॉइंट क्या है, आपको ये पूछा जाता है। तो देखो कि एक्स एक्सिस के ऊपर होता है स्ट्रेन और वाई एक्सिस के ऊपर होता है स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब 0 to A होता है, जब 0 to A होता है, ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और वो विच रिप्रेजेंट क्या करता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, देन ए इज द इलास्टिक लिमिट, जो ये होता है ये होता है आपका इलास्टिक लिमिट, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। आप इसको ध्यान में रखिए कि ये पॉइंट हो गया आपका इलास्टिक लिमिट। ठीक है, देन व्हेन द मटेरियल, यहाँ पे देखो कि ये पॉइंट आप पे मैंने लिखा है कि व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस बियॉन्ड दिस लिमिट, जब मटेरियल को हम स्ट्रेस करते हैं बियॉन्ड दिस लिमिट, दैट इज पॉइंट ए से हम जब स्ट्रेस कर रहे हैं उसको विद इन द इलास्टिक लिमिट, द स्ट्रेन इंक्रीजेस मोर क्विकली दैन द स्ट्रेस। तो वहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रेन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, उसका लेंथ क्या होता है, चेंज हो जाता है, देन मोर क्विकली दैन स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस से स्ट्रेन बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब बी एंड सी होता है आपका अपर यील्ड एंड लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपका अपर यील्ड पॉइंट, देन सी हो गया आपका लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, आ गया ये ध्यान में। देन है आपका डी, डी है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, डी हो गया आपका अल्टीमेट स्ट्रेस एंड ई होगा आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस। डी होगा आपका अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, देन ई होगा आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, क्या होगा आपका है ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा। बस आपको इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 0 to A स्ट्रेट लाइन है और वो क्या वो रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है, ए क्या है आपका इलास्टिक लिमिट, बी क्या है आपका अपर यील्ड पॉइंट, सी क्या है लोअर यील्ड पॉइंट, ए क्या है आपका सॉरी डी क्या है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस एंड और ई होगा आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, देन देखो कि जब अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस हम करते हैं तो हमको मिलती है फैक्टर ऑफ द सेफ्टी। फैक्टर ऑफ द सेफ्टी निकालने के लिए हम अल्टीमेट स्ट्रेस को डिवाइड करते हैं वर्किंग स्ट्रेस से, तो हमें मिलती है फैक्टर ऑफ द सेफ्टी मिलती है। ठीक है, देखो कि इतने पॉइंट्स मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए निकाले थे सॉम के लिए। ठीक है, और मैं अभी हाइड्रोलिक्स का भी एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ और मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये देखो कि ये डीपली नहीं है और मैंने कुछ यानी शॉर्ट टाइम है और शॉर्ट ड्यूरेशन होने की वजह से मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट ही निकाले हैं और हम पूरा जो डीपली है वो हम ट्यूटोरियल में देखेंगे क्योंकि डीपली हमें एसएससी जेईई को और पीडब्ल्यूडी को यूज़फुल है। ठीक है, चलो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।